हेलो एवरीवन, पार्ट संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पेपर कोड नंबर 25 संस्कृत यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम के विषय में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में आपको इस एग्जाम से संबंधित सिलेबस क्या है ये बताऊंगा। इस एग्जाम को कैसे तैयारी करना चाहिए इसके विषय में बताऊंगा। कितना टाइम जो है इस एग्जाम में जो है तैयारी के लिए लगाना चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए और नोट्स कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, ये सभी बातों को लेकर जो है मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बेसिकली इस एग्जाम में जो है 300 नंबर के जो है 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है पेपर 1 जो है हमारा जनरल पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर के 50 क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। और पेपर 2 जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट संस्कृत है, तो उसके जो है 200 नंबर होते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें 2-2 नंबर के। तो कुल 300 नंबर के जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जिस नेट जेआरएफ का, और उसी 300 नंबर पे आपका जो कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, तो आज मैं इन सभी टॉपिक्स को लेकर जो डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ ही मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ से आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है सारी बुक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं पेपर 1 जो हमारा जनरल पेपर है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल भी बताऊंगा जहाँ से मैंने जो है वहाँ पे जो है पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन किया था और बहुत ही अच्छे नंबर जो है पेपर 1 में भी मुझे उस यूट्यूब चैनल से भी मुझे जो है लाभ हुआ था। तो इन सभी टॉपिक्स को लेकर जो है मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लगभग जो है इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वैदिक साहित्य, दर्शन साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र, छंद अलंकार, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, अभिलेख और लिपि। ठीक है, इन सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं। और सिलेबस से हमें जो है 2 तरीके का है, एक सामान्य परिचय और विशिष्ट अध्ययन। कुछ टॉपिक्स का जो हमें सामान्य परिचय पढ़ना है, साथ साथ इसका विशिष्ट अध्ययन जो हम आगे जो है पूरा जब सिलेबस हम देखेंगे अच्छे से वहाँ पर हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 10 इकाई होते हैं। ठीक है, पहला इकाई जो है जिसमें हमें वैदिक साहित्य होता है। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है इसमें सामान्य परिचय है। ठीक है, इसमें वेदों का काल, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त आते हैं, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांत। इन सभी क्वेश्चन जो टॉपिक्स है इनसे क्वेश्चन होते हैं। दूसरा यूनिट है हमारा जो है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। ठीक है, तो ये इकाई 2 है जिसमें जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन वेदों के जो है सूक्तों से जो है क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार जो है आपको साइन किसी मंत्र में जो है साइन ने इसका क्या अर्थ किया था, किसी विशेष शब्द का, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आए थे। तो इन सूक्तों में जो है आपको मेन रूप से जो है अग्नि देवता, ऋषि, छंद जो है आपको ध्यान रखना है, साथ साथ मंत्रों की संख्या। इसके अलावा जो है साइन ने जो है किसी खास विशेष शब्द का क्या अर्थ रखा है, क्या किया है, इसके विषय में जो है आपको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कि कुछ पर्टिकुलर कोई मंत्र दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है किस मंडल से, किस सूक्त से संबंधित है या ऋषि, देवता, छंद इसमें क्या है। ठीक है, छंद भी आपको उसे सूक्त याद रखने हैं जिन सूक्तों में जो है सभी मंत्रों के छंद एक समान है। ऐसा छंद बिल्कुल मत याद कीजिएगा जिसमें जैसे कोई एक सूक्त है मान लीजिए, ठीक है, उसमें 10 मंत्र है, 10 मंत्रों में अलग अलग छंद है, तो ऐसे जो है छंद याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे मंत्रों, ऐसे सूक्तों का मंत्र में जो प्राप्त छंद याद करिए जिसमें सारे जो छंद एक जैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा ब्राह्मण साहित्य, जिसमें जो इसके कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य होते हैं, उनके प्रतिपाद्य विषय क्या क्या है। पिछले बार तैतृय ब्राह्मण पे आया है क्वेश्चन। इसके अलावा विधि, उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ और 2 आख्यान पूछे जाते हैं, सुनसप आख्यान और वानप्रस्थ। इसके अलावा उपनिषद साहित्य जिसमें हमें विशेष रूप से कट, केन, वैदानिक, तैतृय और श्वेताश्वतर उपनिषद से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो है वैदिक व्याकरण, नृत्य और वैदिक व्याख्या पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे लगभग हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। यहाँ पर हरित प्रातिशाख्य जिसमें लगभग 10 सूत्र छोटे छोटे होते हैं, वो आप याद कर सकते हैं। नृत्य जो पहला, दूसरा और 7वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन नृत्य को बहुत अच्छे से देखिए। उसके अलावा आपका वैदिक स्वर और वैदिक व्याख्या पद्धति। इकाई 3rd में जो है आपका 2 तरीके के सामान्य परिचय, यानी चारवाक से लेकर मीमांसा दर्शन तक के जो सामान्य परिचय आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके अलावा इकाई 4था जो है इसमें जो है आपको दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन,
इसमें सांख्य कार्य का विधान सार, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, अर्थ संग्रह, व्यास भाष्य का योग सूत्र, बादरायण ब्रह्मसूत्र, विश्वनाथन पंचानन सिद्धांत मुक्तावली, अनुमान खंड पढ़ना है, और 5वां जो है सर्वदर्शन संग्रह। यदि आपने तर्क संग्रह और तर्क भाषा अच्छे से किया तो फिर न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसमें जो कहने का जो है भाव अलग तरीके से कहा गया, बाकी जो है उनका भाव एक जैसे ही आता है। 5वां यूनिट है आपका व्याकरण और भाषा विज्ञान। इसमें जो है सामान्य आचार्य का यानी जितने व्याकरण हो रहे हैं यहाँ पे आपको उनका सामान्य परिचय आपको अच्छे से होना चाहिए, उनके कौन कौन से ग्रंथ है, ठीक है, उनकी कुछ विशेष उपाधि है वो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे भी उनका काल इम्पोर्टेंट है कि अब जो है काल से संबंधित क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, ठीक है, कि उनका काल निर्धारित कीजिए, ठीक है, कौन पहले हुए हैं उनको क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग हो गया है, ठीक है। जून 2019 का और दिसंबर 2019 का जो काफ़ी पूछने का तरीका जो अलग था, ठीक है। दिसंबर 2019 में जो है पैसेज टाइप का क्वेश्चन, काल निर्धारण करने से संबंधित, क्रम निर्धारण करने से संबंधित, मैचिंग्स वाले क्वेश्चन, एसर्शन रीजन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आए थे। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है। उसके अलावा जो है पाणिनीय शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन, भाषा विज्ञान जो आपने BA MA में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये जो है पाठ्यक्रम लगा हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। ये जो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो आप जो जिनका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं रहा है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकता है। तो जो मैंने अपने टाइम पे जो है जिन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था व्याकरण के लिए, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने व्याकरण के लिए लगभग 50-60% ही कवर किया था, 100% जो है व्याकरण के लिए मैंने इसलिए जो है तैयारी नहीं की थी। व्याकरण को बहुत सारे पार्ट्स मैंने छोड़े थे क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि 100% जो है किसी भी सिलेबस को कवर करके किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो 100% सिलेबस, 1-2 होते हैं अपवाद में, ठीक है, जो 100% सिलेबस कवर करते हैं। मैंने जो किया था 80-90% जो सिलेबस कवर करके ही गया था। तो व्याकरण की बात करें तो इसमें आप जो है मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे परिभाषा जरूर देखें, संधि में भी जो है आप अर्थ संधि देख सकते हैं। इसके अलावा जो है समास, ठीक है, समास में भी लघु लघु सिद्धांत कौमुदी का देखना है, अविर्भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। मैं आपको जो है कुछ PDF प्रोवाइड कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट समास होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो है स्त्री प्रत्यय, कारक, प्रकरण, महाभाष्य और वाक्पद्य, ये टॉपिक्स मैं व्याकरण में पढ़ के गया था। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उन टॉपिक्स को भी जो मैंने सिलेक्ट किया था अपने नेट एग्जाम के लिए, तो आप उन स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 7वां यूनिट है आपका संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र और छंद परिचय। जिसमें आपका पहला पार्ट है सामान्य परिचय। तो जितने भी साहित्यकार हों उनके सामान्य परिचय, उनके ग्रंथ क्या क्या है, उनका काल क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो है उन्होंने कौन कौन से जो है रचना है, उनकी क्या क्या उपमा है, उपाधि है, वो सभी आपको ध्यान रखना है। उसका जो है षट संप्रदाय है, उसके जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हमेशा मैचिंग के लिए भी आते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। 8वां यूनिट जो है जो विशिष्ट अध्ययन से संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, लगभग इसमें जो है 25 ग्रंथ होते हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जो इसमें जो है नाट्य जो है सबसे बड़ा, तो इसमें जो है काफ़ी मेहनत करने की आपकी लोगों को बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, ठीक है। पद्य काव्य हो गए हमारे, बुद्ध चरितम, रघुवंशम, त्रातर्जुनीयम, शिशुपाल वध, ऐसे देते। इसमें जो है किसी खास सर्ग के विषय में सही पढ़ना है, ठीक है। सामान्य परिचय तो रखना ही है, लेकिन इसमें सारे सर्ग नहीं पढ़ना है आपको। जो सर्ग कहा गया उसी सर्ग के विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है। नाट्य वाले में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, इसमें जो है सारे अंक पढ़ने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी एक अंक विशेष के बारे में पढ़ के आप निकल गए, ऐसा नहीं। तो नाट्य में जितने भी ग्रंथ उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सामान्य परिचय देखिए, उसके कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है उसमें, ठीक है। उसके अलावा कौन नायक है, किस प्रकार नायिका है। उसके अलावा जो है कि उसमें जो किसी विशेष संवाद आ रहा है, किसी विशेष मुहावरे का लोकोक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे आप इम्पोर्टेंट जो है इसको नोट कीजिए। इसके नामकरण पर ध्यान रखें, कौन ग्रंथ पहले आया है, कौन लिखा गया है, उसका काल क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आने लगे तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। गद्य काव्य में भी जो आपको यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट श्वास पे ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे 10 कुमार चैतन्य अष्टम श्वास पे पढ़ना है। चंपू का भी बहुत पतली सी किताब है, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, प्रथम श्वास भी पढ़ना है।
उसका आता है आपका साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, प्रकृति जीवितम, पाठ्य शास्त्र, ठीक है, 10 रूपक। अगर आपने साहित्य दर्पण अच्छे से कर लिया है तो काव्य प्रकाश से लेकर 10 रूपक ग्रंथों में जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि साहित्य दर्पण एक आधार है। अगर अच्छे से आपने साहित्य दर्पण किया तो ये सभी चीज़ें आपको जो है आसानी से समझ में आएगी। बाकी जो है इन सभी ग्रंथों में जो है चीज़ें वही है, ठीक है, बस कहने का जो है वर्णन करने का तरीका अलग रखा गया, ठीक है। तो आपको जो बस ये ध्यान रखना है कि किस ग्रंथ में किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया। तो कभी-कभी जो आपको ये दिया जाता है कि किस श्वास में जो है, किस में जो है, किस उद्योग में, किस प्रकाश में जो है इसका वर्णन है, किसी विशेष तो सबसे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद छंद अलंकार से भी क्वेश्चंस होते ही होते हैं। इसके अलावा आता है आपका 9th वाला, जिसमें पुराने इतिहास, धर्मशास्त्र, अभिलेख शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और पुराण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। आप इसमें अच्छे से इसका विषय वस्तु देखिएगा, काल जरूर देखिएगा, आख्यान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रामायण से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से उसके उपजीवी ग्रंथ है उस पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद महाभारत जो है उसके विषय वस्तु, काल, उसके आख्यान के सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से जो है प्रवृत्ति ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत किस प्रकार से है और कौन कौन से ग्रंथ पर लिखे गए हैं उसे भी बताना है। फिर पुराण क्या है, पुराण की कौन कौन सी भाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं सॉरी, तो वो देखना है। और उसके अलावा जो है क्रम भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा आख्यान प्राप्त हो तो वो भी देखना है आपको। इसमें प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय भी ध्यान रखना है। इसमें जो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आपको विशेष रूप से देखना है। उसके अलावा अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, उसका जो है ब्राह्मी लिपि, यहाँ पर लिपि में विशेष रूप से ब्राह्मी लिपि का इतिहास विषय में पढ़ना है, और इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत अलग अलग राइटर्स ने क्या दिया है उसके विषय में। अभिलेख का सामान्य परिचय यहाँ पर जो है यूनिट 9 में देखना है। यूनिट 10th में जो है आपको विशिष्ट अध्ययन देखना है कि यहाँ पर जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रथम विनय अधिकारिक जो है देखना है। मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय देखना। याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय अच्छे से देखना। उसका लिपि और अभिलेख में जो बात करते हैं तो गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मण लिपि के विषय में पढ़ना है। इसके अलावा अशोक के शिलालेख पढ़ने हैं, मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख के विषय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, गुप्तकालीन और उत्तरकालीन अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये बेस जो है आपका यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन मैंने किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इस सिलेबस को हम क्या क्या किस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं स्ट्रैटेजी, तो सबसे पहले इस एग्जाम के लिए आपको सिलेबस को अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा है कि आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जोड़ देखें, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें कि वहाँ से आपको अंदाजा लगेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो है पहला है सिलेबस जरूर अच्छे से देखिए, दूसरा है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके अलावा तीसरा स्टेप आप ये फॉलो कर सकते हैं जो मैंने भी अपने टाइम पे फॉलो किया था कि आप डेली जो है डिसाइड कीजिए कि मुझे इस टॉपिक में जो है इतना जो है कवर करना है और उसे हर हाल में कवर करना ही है, ठीक है। अगर आप ये खुद से प्रॉमिस करते हैं तो आप जरूर कवर सिलेबस को जो है अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास जो है लगभग मतलब कि लगभग आप 50 से 55 दिन है, क्योंकि पेपर जो जुलाई के बाद ही होने वाला है। तो ये बहुत ही एक तरह से आपके पास गोल्डन चांस है कि जो आप घर बैठे जो है आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस लॉकडाउन का थोड़ा सा आप फ़ायदा उठाइए कि घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके अलावा चौथा है कि आप स्टडी को कंटिन्यूटी बना के रखिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े फिर उसके बाद 4 दिन के बाद पढ़ाई करें, तो ऐसा नहीं कि लगातार आपको जो है टाइम देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद कि आपने जो भी यूनिट या जो भी इकाई आपने कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जैसे अगर आपने वैदिक साहित्य कंप्लीट किया है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जो है आप जो है एक बार जरूर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा जो है बात आती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। कितना टाइम हमें पेपर 1 के लिए देना चाहिए, कितना टाइम दें पेपर 2 के लिए। तो एक मोटा मोटी जो है आप 6 घंटे निकाल सकते हैं 24 घंटे में, ठीक है। तो 6 घंटे में से जो है आपको 4 घंटे जो है आप संस्कृत के लिए दीजिए, कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना देना चाहेंगे दीजिए। उसका पेपर 1 के लिए भी टाइम दीजिए, ठीक है। 2 घंटे से ज़्यादा देते हैं अच्छी बात है, ठीक है। तो लगभग जो है एक एवरेज जो है 6 घंटे जरूर आपको देना चाहिए। बुक लिस्ट की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले मूल ग्रंथ को पढ़िए, ठीक है। जो भी एग्जाम के लिए सिलेबस में जो भी ग्रंथ लगा हुआ है उस ग्रंथ से संबंधित मूल टेक्स्ट को, मूल ग्रंथ को जो है पढ़िए, और जब भी पढ़िए उससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है आपको बेसिक से बेसिक सारे पॉइंट को जो है आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो आपको बिना मूल ग्रंथ को पढ़े हुए इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। और हेल्पिंग बुक के लिए जो है जो मैंने प्रेफर किया था, आप
फिर उसे जो है आप हेल्पिंग बुक के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने डॉक्टर शेषनाथ मिश्र सर का जो है संस्कृत दर्पण, ठीक है, और दूसरा उपकार डॉक्टर मिथिलेश पांडे सर का उपकार का ग्रंथ आता है, वो मैंने पढ़ा था। और तीसरा जो है अंजना शर्मा जो चकुम्बा प्रकाशन से प्रकाशित है, उसे मैंने पढ़ा था। तो तीनों ग्रंथ को जो है अलग अलग व्यू से पढ़ा था। जैसे ऑब्जेक्टिव तौर पर जो है संस्कृत दर्पण को पढ़ा था, ठीक है, उसमें बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स बाय टॉपिक लिखे हुए हैं, तो मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप से जो है एक समरी आपको अच्छे से वहाँ पर मिल जाता है। दूसरे कांड के ग्रंथ से मैंने जो भी क्वेश्चन थे, जैसे हर टॉपिक वाइज वहाँ पर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। और जो अंदर से हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक का समरी बहुत अच्छे से वहाँ पे मिल गया। तो आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है, आप किसी भी एक हेल्पिंग बुक का जो है आप इस एग्जाम के लिए हेल्पिंग बुक के तौर पर आप इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग साढ़े 50 से 55 किताबें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। तो लगभग सारी किताबें जो आपके पास नहीं है, तो आप उस वेबसाइट पे जाके जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जैसे www.archive.com, यहाँ पे जो है आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग सारी पुस्तक मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। दूसरी वेबसाइट है www.epuस्तकालय.com, यहाँ पर भी जो है आपके जिसमें JRF एग्जाम से रिलेटेड जो है सारी बुक्स यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करते हैं कि नोट्स कैसे तैयार करने चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो है नोट्स जो है अपने टाइम पे जो A4 साइज का जो है मैंने लिया था, ठीक है। और इसे मैंने देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नृत्य को मैंने जो भी सिलेबस है, यहाँ पे 3 अध्याय था, पहला, दूसरा और सातवां, तो उसे मैंने लगभग 12 पेज में ही जो है कवर कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया था कि एक ही पेज में जो है प्रथम अध्याय, ठीक है, आ जाए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के जैसे कि नृत्य शब्द कैसे बना, नृत्य अध्याय में जो है सप्तम कांड है, ठीक है, देवत कांड है, उसमें कितने पद हैं, ठीक है। तो जितने बेसिक से बेसिक चीज़ है मैंने यहाँ पर लिखने का कोशिश किया था कि सब चीज़ इसमें आ जाए, ठीक है। इसमें ये भी देखा था कि इसमें जो देवत कांड कितने से कितने अध्याय को देवत कांड कहते हैं, इसमें प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, मतलब सब एक एक बेसिक से बेसिक चीज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया था कि जहाँ से उम्मीद था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। जैसे यहाँ पर अथातो दैवतम शब्द है कि अथातो में अथ शब्द का मतलब क्या है, दैवतम शब्द कैसे बना है। उसके अलावा एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि तद्यानि नामानि प्रधान्य स्तुति नाम तद दैवतम इति आचक्षते। तो इस आचक्षते में जो है वो कौन सा लकार का, कौन सा पुरुष का, ठीक है, कौन सा वचन का है। तो ये अक्सर जो है बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अक्षर आचक्षते शब्द कैसे बना है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये आप जो है देख सकते हैं कि मैंने कोशिश की थी कि एक ही पेज में लगभग जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मैंने कोशिश की थी उसमें आ जाए। और इससे जो है आपके नोट्स जो है बहुत ही कम पेज में जो है पूरा ज़्यादा से ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप को ये पसंद है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर कि त्रास त्रिविधा ऋचा, तो ऋचा शब्द जो है कैसे बना है, कौन सा मूल प्रातिपदिक है, किस विभक्ति का, किस वचन का, तो सभी चीज़ यहाँ पे जो है मोटा मोटी मैंने लिख लिया था। तो इससे जो है आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं। तो अब इस तरह से क्वेश्चंस के देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बार एग्जाम में आया होता है, ये डायरेक्ट कोटेशन ही आ गया था, ठीक है, कि यद काम डिसलेसम वाला जो है सब मंत्र भक्ति, यहाँ पर इन द ब्लैंक था, तो वो मंत्र भक्ति, ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन आया था कि किस ग्रंथ से संबंधित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस तरह से जो है प्रत्येक लाइन में क्या क्या अर्थ आ रहा है, ठीक है, उसको अच्छे से ध्यान देखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि देवतो परीक्षा में जो परीक्षा शब्द है उसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो उसका अर्थ निर्वचन है या फिर व्याख्या, नाम या उदाहरण या प्रति उदाहरण, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी प्रत्येक शब्द का एक एक अर्थ ध्यान रखिए कि ये शब्द क्यों यूज किया गया है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है, रूल्स ये है कि आपको जो है अच्छे से जो है इन नियमों का पालन करना है, सिलेबस अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है, ठीक है, कि अभी तक जो है इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी जो है लॉकडाउन है और इससे बेहतरीन मौका शायद ही कभी ऐसा आए, तो आप कॉलेज भी नहीं जाना, घर बैठे आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो और
फ्री ऑफ कॉस्ट में वेबसाइट से आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली जो है आप डिसाइड कीजिए कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ना है, हर हाल में मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, तब खुद से वादा कीजिए, तभी जो है एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है, जब तक आप अपने आप को कष्ट नहीं देंगे तब तक ये एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप जो है इससे अपने आप को जो है जितना हो सकता है इस एग्ज़ाम के लिए एकदम लगा दीजिए जोर। ठीक है, पूरा एनर्जी लगा दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए कि मुझे हर हाल में जो है जेआरएफ निकालना है, पीएचडी में एनरोल होना है। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कीजिएगा इसके। और वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ जो है सिलेबस का पीडीएफ जो है का लिंक दे दूँगा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी लिंक दे दूँगा। और इसके अलावा जो है अगर कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे जो है मैसेज करें। साथ ही इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक दे दूँगा हमारा। और इसके अलावा जो है आपका पेपर 1 के लिए जो मैंने बताया था कि यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही और बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।